माननीय अध्यक्ष जी, क्रांतिकारी आंदोलन के लिए उपस्थित साथियों, लड़ाई गंभीर है और इस बात को समझना पड़ेगा कि हमको लड़ना क्यों। सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा ऐसा गलत काम कर दिया, गुनाह कर दिया? क्या पूरा देश के अनुसूचित जाति जनजाति जो लोग उत्पीड़ित हैं, जब तक हम लोग इसको नहीं समझेंगे हम लड़ाई को सही तरीके से नहीं लड़ पाए। तो दो चार बातों को हम कहेंगे, कभी एक कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है उसको हम क्लियर करेंगे। हो गया कि केंद्र सरकार ने कह दिया कि भाई गरीबी दर लागू नहीं हो, उसका अफवाह फैल रहा है कि सरकार ने हमारी बात मान ली है, अब हमको आंदोलन में जाने की जरूरत नहीं थी। इस तरह से लोगों में कंफ्यूजन पैदा हुआ, तो उसका भी स्पष्टीकरण जरूरी है। उसके बावजूद भी हम लोग आंदोलन में जाना क्यों जरूरी है, ये इसीलिए हम लोग आज यहाँ बैठे हुए। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने दो तरह का वर्डिक्ट दिया। पहला क्रिमिनल जो है उसको लागू करने के लिए उस पर निर्णय दिया ही नहीं, वो सिर्फ चर्चा किया कि क्रीमी लेयर भी लग सकता, लगाना चाहिए। वो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं है, सिर्फ चर्चा किया है और अपने निर्णय में क्रीमी लेयर के बारे में नहीं कहा। और उस पर अगर केंद्र सरकार कहती है कि क्रीमी लेयर हम नहीं लागू करेंगे क्योंकि कोर्ट में ये क्योंकि संविधान में वैसा नहीं है, कौन सा का बात हो गया? तो भरमाने वाला बात हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने क्रिमिनल लागू करने के बारे में बोला ही नहीं और आपने कह दिया कि उसको हम लागू नहीं करेंगे क्योंकि संविधान में नहीं है। तो ये भरमाने वाला बात जो है उसे पीछा हटने की जवाब नहीं है। अब एक असली मुद्दा जो है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब वर्गीकरण होना चाहिए, उप वर्गीकरण होना चाहिए। तो उप वर्गीकरण क्यों होना चाहिए? संविधान में कहीं भी आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, वर्गीकरण या उप वर्गीकरण करने का कहीं भी कोई संविधान में प्रावधान नहीं है। संविधान में क्या प्रावधान है? एक प्रावधान है 341 में और 342 कि शेड्यूल कास्ट के सूची में किसी को इंक्लूड किया जा सकता है या उस सूची से किसी को एक्सक्लूड किया जा सकता है। मतलब उस सूची में किसी को बाहर से लाया जा सकता है और उस सूची को ऑलरेडी है, उस सूची से किसी को निकाला जा सकता था। तो इसके लिए भी डॉक्टर अम्बेडकर संविधान में जो व्यवस्था आज भी इसको इतना हार्ड बनाओ कि पॉलिटिकल कारण से कोई भी किसी जाति के साथ बदमाशी नहीं करे। इसीलिए उन्होंने कहा कि किसी सरकार को इसका पालन नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट को सुनिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी नहीं है, राष्ट्रपति को भी नहीं है। 2/3 बहुमत से पार्लियामेंट को पारित करके ही किसी को शेड्यूल कास्ट की सूची में शामिल किया जाएगा या शेड्यूल कास्ट की सूची से हटाया जाएगा। ये डॉक्टर अम्बेडकर ने ये व्यवस्था की। जब पूछा गया उनसे, आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये बाबा साहब ने व्यवस्था क्यों किया। अब अगर ये आप समझ जाएंगे आपको लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कितना बड़ा अन्याय शेड्यूल कास्ट के साथ किया है। ये आप भली बात ही समझ जाए। जो कानून बन रहा था, संविधान में व्यवस्था हो रहा था कि भाई शेड्यूल कास्ट में एक्सक्लूड करना और इंक्लूड करना है, तो इसको पावर किसको दिया, ये किसको ऑथराइज किया था, अथॉरिटी कौन होगा। तो डॉक्टर साहब ने प्रस्ताव दिया था कि इसमें भारतीय पार्लियामेंट के अलावे किसी को कोई अधिकार नहीं होगा। तो मीटिंग जो चल रही थी प्रारूप समिति, उसी में एक मेंबर जो थे प्रारूप समिति, उन्हें बाबा साहब से संशोधन प्रस्ताव दिया और कहा बाबा साहब
को नेगलेक्ट किया गया, स्टेट को कोई पावर आप नहीं दिए, जिसके चलते स्टेट अपने आप को नेगलेक्टेड भी करेगा। तो मेरा संशोधन प्रस्ताव है, इसमें स्टेट को भी पावर देना चाहिए, कुछ न कुछ स्टेट को इसमें जो वर्गीकरण या मतलब जाति को जोड़ने घटाने में स्टेट को कुछ पावर देना चाहिए। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा नहीं, मैंने जानबूझकर स्टेट मतलब राज्य सरकार नहीं, स्टेट मतलब राज्य सरकार, केंद्र सरकार या कोई भी अथॉरिटी जो नियुक्ति करती है, कोई भी निर्णय लेने में अपने सक्षम होती है अपने डिपार्टमेंट में। तो डॉक्टर अम्बेडकर का हमने जानबूझकर नहीं दिया, ये नहीं तो तुम्हें पता है। देखिए आज जो भी हम लोग शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल कास्ट को दे रहे हैं, संविधान में जो भी व्यवस्था दिया जा रहा है, आज शेड्यूल कास्ट के किसी भी लोगों को नहीं पता होगा ये अधिकार उनको क्यों मिल रहा है, और उनको नौकरी मिलेगा तो सुविधा मिलेगा तो आज आसानी से वो ले लेगा, लेकिन वो पता भी नहीं चलेगा कि वो अधिकार क्यों मिला, किस कारण से मिला, नहीं पता चलेगा। लेकिन 50 साल 60 साल 70 साल के बाद जब ये पढ़ लिख जाएंगे, जब में जागरूकता है, तब ये लोग अपने अधिकार की लड़ना शुरू। डॉक्टर अम्बेडकर उस समय सोचा 40 साल 50 साल 60 साल 70 साल के बाद जब लोग पढ़ने लिखने लगेंगे और ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो अपने संविधान को समझने लगेंगे, तो अपने संविधान की रक्षा के लिए, अपने अधिकार के लिए रोड पर उतरेंगे और आंदोलन करना शुरू करेंगे। तब क्या होगा, जैसे ही आंदोलन में जाएंगे तो उस स्टेट का मिनिस्टर उस आदमी का विरोधी हो जाएगा। ये शेड्यूल कास्ट को तो बोलता नहीं था, आज क्यों बोलना शुरू कर दिया, तो उस आदमी का विरोधी हो जाएगा वो, और उस आदमी का विरोधी नहीं होगा, बल्कि जिस जाति से वो बिलोंग करता है वो पूरी जाति को नोटिस मिलेगा और जाति को तबाह करने का कोशिश करेगा, जाति को से निकालने का कोशिश करेगा। नतीजे ये होगा शेड्यूल कास्ट का सूची डिस्टर्ब हो जाएगा। तो शेड्यूल कास्ट की सूची डिस्टर्ब नहीं हो, उसमें कोई हेरफेर नहीं हो, इसीलिए डॉक्टर अम्बेडकर ने किसी स्टेट को पावर नहीं दिया था, पार्लियामेंट को पावर दिया था। अब नहीं, ये पॉलिटिकल कारण से सूची को डिस्टर्ब करने का काम सुप्रीम कोर्ट माने कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट को जब कोई अधिकार नहीं है ये कहने के लिए कि उसमें बंटवारा है, क्योंकि बंटवारा में संविधान का कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, हटाने और जोड़ने का है, पार्लियामेंट का है, तो वो आपने कैसे कर दिया कि मैं इसको बांट देता। ये हो गया कि शेड्यूल कास्ट में जो डॉक्टर अम्बेडकर 1000 जातियों, अलग अलग जातियां थी शेड्यूल कास्ट के, 1000 जातियों को इकट्ठा करके एक जगह अनुसूचित जाति की सूची में लाए, और फिर आप वही काम कर रहे हो कि आज 2 4 5 6 वर्गों में बांटने के बाद होगी, कहीं 4 होगा, कहीं 5 होगा, कहीं 3 होगा। अल्टीमेट इसका रिजल्ट क्या होगा, अल्टीमेट रिजल्ट ये होगा सब जाति अपने अपने लिए अलग अलग मांगेगी और 1002 पार्ट में बंटना पड़ेगा शेड्यूल कास्ट की सूची को। तो लिस्ट है वो हम पुराने स्थिति में थे, उसी स्थिति में फिर जाना पड़ेगा। कहने का मतलब ये डॉक्टर अम्बेडकर ने जिस तरह से समेट कर हम लोग पर लाया, वहां से फिर पीछे ले जाने का तैयारी जो है हो रहा है। ऐसे सबसे आगे सुप्रीम कोर्ट अपना इसमें काम कर रहा है। ये बात बातें की समझने में किसी को लगता है नहीं होना चाहिए, और ये कितना अच्छा बात बोला जा रहा है कि शेड्यूल कास्ट के लोग बहुत आगे बढ़ गए, कुछ जातियां बहुत आगे बढ़ गई है, कुछ जातियां बहुत पीछे छूट गई, इस आधार पर बोल रहा है, बहुत अच्छा लगता है। और हमसे भी कुछ कहे, आपसे भी कहे कि भाई अगर देखें ना वो तो सर है, वो है, वो जाति वो छट गई है, अगर उनको कोई अलग से सुविधा सरकार दे रही है अगर बांट तो आपको दिक्कत क्या है, दिक्कत ये होना चाहिए, दिक्कत नहीं होना चाहिए, सुनने में तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन सच्चाई में होना चाहिए ना। इसी व्यवस्था में रहकर, इसी व्यवस्था में रहकर आप जो भी मेहनत के बदौलत, शिक्षा के बदौलत जो ज्ञान को शिक्षा को हथियार बनाए वो आगे बढ़ेगा, जो शिक्षा को इग्नोर किया पीछे, तो शिक्षा को हथियार बनाना ना पड़ेगा अगर आप वहां पर कंप्लीट करना चाहते हैं। तो शिक्षा को कंप्लीट करने के बाद आवाज क्या हो रही है, जो आगे बढ़ रहे हैं उनको
इतने में एक चीज और मैं बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि अगर आप वर्गीकरण करिएगा तो आपको डाटा चाहिए। डाटा के लिए मानिए कि आपको सर्वे करना पड़ेगा। सर्वे कराने के बाद आप उसे देखिए कि क्या स्थिति है, तो दूसरा जगह छोड़ दीजिए। मैं बिहार के बात बता, मांझी जी ने कहा, मांझी ने कहा बिहार के गुजरात, चमार, धोबी और पासी अन्य शेड्यूल कास्ट के सब अधिकारों को हड़पे हुए हैं। इनको वही जगह में मिल रहा है और सारा इनका सीट यही चार जाति हड़पे। आपने सुना होगा वास्तविक स्थिति क्या है। जनगणना जो बिहार में जातीय गणना हुआ, उसको आप रिपोर्ट उठा के देख लीजिए। मैंने उसका आकलन किया है और ये स्थिति आई है कि शेड्यूल कास्ट जो चार जातियों को कहा जा रहा है कि सबका हिस्सा हड़प लिया है। वास्तविक स्थिति है इन चारों जातियों का पॉपुलेशन जो गणना में आया है 12.40 है। 22 जातियों में ये जो चार जातियों का पॉपुलेशन है 12.40% आया है। और जो सरकारी बिहार सरकार का जो नौकरी है, जो सरकारी क्षेत्र में जो रोजगार मिला है, उसमें ये 12 जातियों को मात्र 11.80% मात्र उसके हिस्सा मिला। अब सोचिए किस तरह से झूठ बोला जा रहा है। जिनका पॉपुलेशन 12.40, उनको हिस्सा कितना मिला है बिहार में 11.80। मतलब उनको जितना हिस्सा मिलना चाहिए था उनको भी नहीं मिला हिस्सा। ये कहा जा रहा है कि दूसरों का हिस्सा खा, बाकी शेड्यूल कास्ट का हिस्सा खा कौन रहा, देखना पड़ेगा। तो ये शेड्यूल कास्ट का जो 20% जो पॉपुलेशन आया है, 19.68% शेड्यूल कास्ट का पॉपुलेशन बिहार में आया और परसेंटेज आया 14.10%। मतलब आपका रोजगार में जो प्रतिनिधित्व है 14% आया। तो आपका 6% हिस्सा कौन खा रहा है शेड्यूल कास्ट? शेड्यूल कास्ट का हिस्सा दूसरे लोग खा रहा है, सवाल जाति के लोग खा रहा है, मेरा भी हिस्सा खा रहा है और हमारे छोटे भाई को को कम मिला उनका भी हिस्सा वही खा और ब्लेम हम पर लगाया था। कहने का मतलब भाई भाई को लड़ाकर शेड्यूल कास्ट को डिस्टर्ब करने के लिए और संविधान को डिस्टर्ब करने के लिए, संविधान को समाप्त करने के लिए, आरक्षण को समाप्त करने के लिए ये सारा खेल मानने की हो रहा है। इसलिए हमारी लड़ाई संविधान को बचाने के लिए है, आरक्षण को लड़ाने के बचाने के लिए। भाई और भाई हम आपस में एक रह लेंगे, हाथ खड़े पर हम एक हो जाएंगे, लेकिन उनको हमको किसी दूसरे भावना से नहीं देखना है। अगर आज विरोध में चल रहा है उनको समझाना है कि भाई ये सब जब 16-20% हो जाएगा आरक्षण तब आपको मिल जाएगा कि हमको मिलेगा। आज तो सब आप मिल के हमको नहीं मिल रहा है। अगर अलग अलग हो जाइएगा तो किसी को मिलना जुलना नहीं है। इसलिए आंदोलन वो निश्चित रूप से होना ही चाहिए और बता देना चाहिए कि 2 अप्रैल की जिस तरह से आंदोलन हुआ था उससे बड़ा आंदोलन करने की जरूरत है और उसमें कहीं कोई कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है, कहीं कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है कि सरकार हम लोग दे रहा है, नहीं दे रहा, क्या कर रहा, नहीं कर रहा। तो ये क्लियर कट हो जाना चाहिए कि आंदोलन हर हाल में करना है, मजबूती के साथ करना है, 2 अप्रैल से बड़ा आगे करना है। और सबसे बड़ा कुछ ये पता है शेड्यूल कास्ट में इतना जागरूकता है कि सब लोग कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के अपनी कॉम्पिटेंसी से बाहर जाकर अपने अधिकार से बाहर जाकर शेड्यूल कास्ट को तबाह करने का काम किया। कि रिजर्वेशन का लड़ाई, आरक्षण की लड़ाई कौन लोग लड़ रहे हैं? शेड्यूल कास्ट के लोग ही लड़ रहे हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग ही समझ रहे हैं। और शेड्यूल कास्ट में कौन लड़ रहा है? शेड्यूल कास्ट में जो पदाधिकारी है, जो कर्मचारी है, जो पढ़ा लिखा है, उन्हीं के योगदान से सारा आंदोलन मारने की चल रहा है। तो जो आगे दिखलाई दे रहे हैं उनको कत्ल करने के लिए, उनको नफरत की भावना पैदा करने के लिए, उनके अपने गरीब भाइयों से लड़ाने के लिए एक षड्यंत्र की तरह मालिक हो रहा है। इसलिए इस षड्यंत्र से बचकर रहना होगा और इस लड़ाई को आगे बढ़ाना होगा। और बातें बहुत सी बातें हैं, लेकिन मोटा मोटी सारी बातें हैं कि ये संविधान के विरुद्ध डॉक्टर अम्बेडकर ने जिस उद्देश्य से संविधान बनाया
उस देश को तोड़ने के लिए और शेड्यूल कास्ट की सूची को डिस्टर्ब करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ये षड्यंत्र रचा गया है। और ये कि और सुप्रीम कोर्ट बार बार शेड्यूल कास्ट और ओबीसी के मामले के खिलाफ फैसला क्यों देता है, क्यों फैसला देता है, आपको करना होगा। 1000 हुआ था सर्वे हुआ था तो एससी एसटी ओबीसी के लोग ही पिछड़े क्यों थे, सवर्ण क्लास के लोग माने कि आगे क्यों थे? इसलिए था कि जो सवर्ण क्लास के लोग थे उनके साथ किसी तरह का बेईमानी नहीं था। उनका सत्ता द्वारा जो हिंदू धर्म का जो संचालन था, नियम कानून सारा उनके पक्ष में था, उसको लागू करने वाले भी सारे वही लोग थे। इसलिए अपने लिए सारा नियम कानून बना लिया और हम लोग के खिलाफ नियम कानून बन गया, जिसके कारण हम लोग पिछड़ गए। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान बनाते हुए यही कहा, भाई पहले हुआ तो हुआ, हमारा प्रतिनिधित्व हिंदू धर्म में नहीं था, हमारे लोग धर्म को बनाने में नहीं थे, धर्म को संचालित करने में हमारे लोग नहीं थे। लेकिन अब जब देश आजाद हो रहा है, लोकतंत्र स्थापित हो रहा है, तो प्रतिनिधित्व के कमी के कारण हमारे साथ अन्याय हुआ है, बेईमानी हुआ है, भेदभाव हुआ है, हर परिस्थिति का प्रभाव हुआ है। मैं चाहता हूँ कि देश की आजादी के बाद कम से कम आज के बाद किसी वर्ग के साथ, किसी जाति के साथ कोई भी भेदभाव, कोई भी अन्याय, कोई भी बेईमानी सरकार द्वारा नहीं, सरकार की जो संस्था सरपंच का है, न्यायपालिका का है, विधायक का है, उनके द्वारा नहीं हो। तो इसके लिए जरूरी है कि हर एक क्षेत्र में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो, ताकि वहाँ पर देखने वाला रहे कि हमारे साथ बेईमानी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बेईमानी को रोकने का काम करेगा। लेकिन विधायक का आपका प्रतिनिधित्व है, सरपंच में भी प्रतिनिधित्व है, न्यायपालिका में आपका प्रतिनिधित्व है। ये बेईमानी करके प्रतिनिधित्व को एक तरफा कब्जा कर लिया गया है, उस पर एक तरफा कब्जा करके एससी एसटी ओबीसी को अलग कर दिया गया है। नतीजा क्या होता है कि आपके आदमी वहां नहीं है, तो निश्चित रूप से जब भी होगा आपके पास कभी नहीं होगा, जब भी होगा हमारे विरोध नहीं होगा। इसलिए हम लोग आंदोलन का एक बात ये भी होना चाहिए, वहां पर हमारा निश्चित रूप से एससी एसटी ओबीसी का हमारा प्रतिनिधित्व जुडिशरी में भी सुनिश्चित। कौन अख्तियार करेगा, कौन विधि अख्तियार करेगा, तुम जानो, तुम कोलिजियम से करेगा या आयोग बना के करना, उससे हम लोग कोई लेना देना नहीं है। हमारा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होना चाहिए, क्योंकि हमारा प्रतिनिधित्व वहां नहीं है। किसी भी मेरे साथ बार बार बेईमानी होता है, आरक्षण के साथ बार बार छेड़ होता है, जिसको संविधान की रक्षा करता है वो संविधान को बार बार मानने की प्रक्रिया करने वाले विरोध। तो ये दो चीज जिसको भी आंदोलन में जोड़ देना चाहिए कि हमारा प्रतिनिधित्व दो, बेईमानी का कारण नहीं है कि मेरा हमारा प्रतिनिधित्व नहीं है। और लास्ट में ये है कि कहीं कोई कंफ्यूजन में नहीं आना है, डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा बनाए गए संविधान को तोड़ने का साजिश वोट ने किया है। हमारे भाई अनजाने में दिग्भ्रमित है और दूसरे में हमारे नेताओं ने भी जाने अनजाने में जो आरक्षण जो है उसको प्रतिनिधित्व नहीं मानकर इसको कहाँ बदल दिया है कि गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम में बदल दिया, कि रोजगार का साधन हो गया। तो भाई जो गरीब को उनको वोट पाने का बात हो रहा है, गलत काम हमारे दिमाग में डाला गया कि गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है, गरीबी से आगे बढ़ेगा, तो उसको बढ़ाने के लिए अगर कुछ कर रहा है विरोध का कोई कारण है? पहले ऐसे किया गया कि सवालों को आरक्षण दिया गया गरीबी के नाम पर। अब बताइए, जब देश आजाद हुआ था, संविधान बन रहा था, तो गरीब सवालों को आरक्षण क्यों नहीं दिया? उस समय गरीब नहीं था क्या? दूसरे भी गरीब थे, लेकिन उस समय नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? इसलिए टोटल सवाल ये थे, किसी के साथ कोई बेईमानी, भेदभाव और न्याय नहीं था, सभी को एक तरह का फैसिलिटी मिला हुआ था। किसी को मान लीजिए गरीब जान के किसी का अत्याचार नहीं करता था। इसलिए जब सबके साथ आपको एक समान पावर मिला, एक समान अधिकार मिला, अगर आप आगे बढ़ते हैं, अपने बदौलत आगे बढ़िएगा, पीछे छूटिएगा, अपने बदौलत बढ़िएगा। इसी तरह से अब मानने की स्थिति हो गया, किसी कास्ट में एक अधिकार मिल गया और सुपर एक साथ खत्म होगा, एक किसी खत्म होगा, संविधान एक तरफ अधिकार मिला, उस अधिकार को लेकर आगे बढ़ गया, कोई पीछे छूट गया। तो ये बताओ, ये जो चार जातियां बिहार में उसको स्पेशल क्या मानने की मिला है सरकार द्वारा, ज्यादा कौन सी मिला के आगे बढ़ गया? वो तो सारा शेड्यूल कास्ट को मिला। इसलिए जब एक साथ एक बराबर एक समान आपको माना गया, उसके बावजूद भी आप कहते हैं कि हमारे साथ खा गए, तो इसलिए इस तरह बंदी नहीं करना है और लोग दिखाना है, लड़ाई
ज़्यादा इंटेंसिव बनाना है, ज़्यादा मजबूत बनाना है, ताकि ये लड़ाई रास्ता तय करेगा आगे का। अब की बार अगर हम लोग जीत गए, आगे कोई आपके साथ अन्याय करने का कोशिश नहीं करेगा। और हमारे आगे की लड़ाई वे नेपाल का प्रतिनिधित्व का होना चाहिए, हमारा प्रतिनिधित्व पूरा करो, ये लड़ाई जब हो जाएगा तब हम लड़ाई चलेगी। और दूसरे जो हमारे लोगों को समझाया गया है कि आपका गरीबी उन्मूलन का तरफ है, लोगों को बताना पड़ेगा कि गरीबी उन्मूलन का तरफ नहीं है, ये प्रतिनिधित्व का मामला है। जहाँ प्रतिनिधित्व नहीं होगा वहाँ बेईमानी होगा, जहाँ प्रतिनिधित्व नहीं होगा वहाँ न्याय संबंधित नहीं मिलेगी, जहाँ हो जाएगा वहाँ को मिल जाएगा। इसलिए सक्षम, निर्णायक और सशक्त प्रतिनिधित्व की लड़ाई को हमको तेज करना पड़ेगा। जब तक ये नहीं होगा समय चल जाएगा। इसलिए साथियों इन्हीं शब्दों के साथ अपने काम में बात करते हैं और हम चाहते, लेकिन वहाँ पर ये प्रशिक्षण कार्यक्रम का कैडर जवाब हम सुनना चाहते हैं तो हम वहाँ चले जाएंगे, मन तो था कि और भी आगे आप लोग सुनते, लेकिन इस आंदोलन की तैयारी में सबको लग जाना होगा, तभी अपना कल्याण है, तभी आप सुरक्षित रह पाएंगे, तभी आपका संविधान सुरक्षित रहेगा, तभी डॉक्टर अम्बेडकर का सोच जो है आगे बढ़ेगा।